नमस्कार, आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 15 फरवरी 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि तैयारी के दृष्टिकोण से लाभदायक रहेंगे। सत्र का आरंभ करते हैं और हमारी जो पहली न्यूज है, जो हमारा पहला समाचार है, हम उसको देखते हैं। फजी लॉ, unclear jurisprudence, trampled rights, the legal regime that enables the government to block websites needs urgent reform। ये जो समाचार है इसको पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के खंड पॉलिटी के साथ में है। इसी से संबंधित एक और समाचार आज के समाचार पत्र में आया है, When Twitter was in the right। तो इन दोनों समाचारों को जोड़ करके हम इनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, संदर्भ क्या है? अस्पष्ट कानूनों और न्याय शास्त्र का अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है। ऐसे कानून जो सरकारों को तरह तरह की वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देते हैं, उनमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इन विचारों को लेकर के लेखक ने इस आलेख को लिखा है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक मुद्दे पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और यह हालिया संदर्भ है कि हाल ही में सरकार द्वारा किसान आंदोलन के संदर्भ में कई ट्विटर अकाउंटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A का यहां पर प्रयोग किया गया था। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए यह जो पॉइंट है यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर ध्यान रखेंगे। इसी से जुड़े हुए मुद्दे हम इस आलेख में देखेंगे। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी किया था क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे खातों को बहाल कर दिया है जिन्हें पूर्व में सरकार की मांग पर निलंबित कर दिया गया था। अब इसी जगह से इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और सरकार के मध्य विवाद का आरंभ हुआ। ट्विटर ने कहा कि जिन ट्वीट्स में नुकसानदायक सामग्री थी वो अब कम दिखाई देंगे क्योंकि तकनीकी रूप से उनकी जो विजिबिलिटी है वो घटा दी गई है। अब ये कम लोगों तक कंटेंट पहुंचेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ने अपना पक्ष रखा कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने को कहा है वे भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। यहां से ये विवाद और आगे बढ़ा और अब यहां पर जो मुद्दा है वो मुद्दा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। भारत में समय समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ध्यान रखेंगे यहां पर कंप्यूटर संसाधन, इसमें उन सभी मध्यस्थों को भी शामिल किया गया है जो कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। अब यहां पर एक सांकेतिक शब्द है, मुख्य शब्द है मध्यस्थ। इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ कौन है? मध्यस्थ की परिभाषा के अंतर्गत सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन बाजार और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा देने वालों को शामिल किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस परिभाषा में आते हैं। तो अब यहां पर आप जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि एक तरफ सरकार का तंत्र है और एक तरफ मध्यस्थ हैं, एक तरफ जो थर्ड पार्टी लोग हैं या आप कह लें जो आम नागरिक हैं वो हैं। तो अब यहां पर ये जो मध्यस्थ है इसकी सेवाओं का उपयोग करके जो थर्ड पार्टी के जो लोग हैं वो इंटरनेट के ऊपर में तरह तरह की जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब ये सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। सरकार का जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर वो नकारात्मक गतिविधियों को लेकर के है, इस पर हमें ध्यान देना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थ उसके द्वारा होस्ट या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कोई ऐसी सामग्री आ गई है जो कि अप्रिय है, नुकसानदायक है, तो सरकार मध्यस्थों को यह कह सकती है कि आप इस सामग्री को हटा दीजिए। अब मध्यस्थ का मतलब अगर हम इस संदर्भ में देखें तो ट्विटर एक मध्यस्थ के रूप में यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। अगर मध्यस्थ सरकार के अनुसार कार्यवाही नहीं करेगा तो मध्यस्थ अपनी रक्षा को खो देगा, अर्थात सरकार मध्यस्थ के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। अब
ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर इंटरनेट सेवाओं और सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है? ध्यान देने योग्य है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता की सुरक्षा के लिए विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर संकट होने के आधार पर और किसी अपराध की जांच के संदर्भ में ये प्रमुख 4 आधार हैं जिनके आधार पर इंटरनेट सेवाओं को या सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेखक ये कहता है यहां पर कि धारा 66A, लेखक यहां पर एक पुराने केस का हवाला देता है कि धारा 66A सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित रही है, जिसमें कंप्यूटर या संचार उपकरण के माध्यम से कोई भी अपमानजनक या अवैध सूचना भेजना एक दंडनीय अपराध है। लेकिन यह धारा एक विवादास्पद धारा थी। आईटी एक्ट 2000 के अंदर में एक केस हुआ श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 66A में एक कमजोर तथ्य है, और वो कमजोर तथ्य यह है कि इसमें कई सारे कार्य अपरिभाषित हैं, जैसे असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान। इनकी परिभाषाएं तय नहीं की जा सकती हैं। अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ में ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो धारा है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मनमाने ढंग से, अत्यधिक और विषमतापूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है। इस निर्णय में यह पाया गया कि धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), यहां पर ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 19(1) जिसका संबंध अभिव्यक्ति की आजादी से है और अनुच्छेद 21 जिसका संबंध जीवन के अधिकार से है, इन दोनों के विपरीत था। इसलिए इस पूरे प्रावधान को अदालत द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में लेखक कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय 69A के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर सकता था, जिससे इस संबंध में कार्यपालिका के मनमाने व्यवहार से अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा हो पाती। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो अगला मुद्दा है वो है मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। कानूनों की अस्पष्ट न्यायिक विवेचना कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा देती है। समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में जो है 10 अंकों के लिए इस प्रश्न को लिखने का आप प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले समाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह समाचार पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के खंड अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ। एंडलेस वॉर। सऊदी अरेबिया शुड एंड द ब्लॉकेड ऑफ यमन एंड स्टार्ट टॉक्स विद रेबेल फैक्शंस। अब इसका संदर्भ क्या है? सऊदी अरब जो कि यमन के ऊपर लगातार हमले कर रहा था और अमेरिका अब तक इसका समर्थन भी करता हुआ आया था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यमन युद्ध में सऊदी अरब के लिए अमेरिकी सहयोग अब नहीं मिलेगा। अगर हम यमन के संदर्भ को देखें तो इन घटनाओं का आरंभ अरब स्प्रिंग से माना जाता है। अरब स्प्रिंग एक किस्म का अरब देशों में लोकतंत्र के पक्ष में होने वाला आंदोलन था और यहां पर हूती विद्रोही उभर करके सामने आए जो कि शिया मुसलमान हैं और इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। यमन के बाकी हिस्सों में सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक है। यहां पर हमें शिया और सुन्नी मुस्लिमों का एक संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस्लाम धर्म के अंदर में शिया और सुन्नी 2 विचारधाराएं हैं और इन दोनों विचारधाराओं को मानने वाले लोगों के मध्य में कई अंतर विद्यमान हैं। अब यहां पर शिया हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति हादी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दक्षिणी हिस्से में सिमटना पड़ा और इसी जगह से सऊदी अरब ने यमन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। कुछ विद्वानों का यह मानना भी है कि सऊदी अरब यहां पर अपने सुन्नी मुसलमानों की रक्षा के लिए भी आगे आया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच जो मतभेद है उनके प्रमुख कारण क्या हैं? ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब एक सुन्नी प्रधान देश है और ईरान एक शिया प्रधान देश है, तो यहाँ पर विचारधारा का अंतर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में दोनों देशों के मध्य हितों का टकराव भी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अतिरिक्त ईरान परंपरागत रूप से अमेरिका का विरोधी रहा है, जबकि सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है और ऐसे में सऊदी अरब और ईरान के मध्य इन मतभेदों ने
यमन की जो स्थिति है उसे और विषम बना दिया है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? भारतीय समुदाय की एक बड़ी संख्या जो खाड़ी देश है यहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा हम यहाँ से तेल आयात करते हैं पश्चिम एशिया के क्षेत्रों से। तो अगर यहाँ पर शांति रहती है तो निश्चित रूप से भारत पर इसके सकारात्मक असर रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत में शिया और सुन्नी समुदाय के अल्पसंख्यकों की एक अच्छी संख्या मौजूद है और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई विपरीत असर ना पड़े, इस संदर्भ में भी भारत को सदैव जागरूक रहना होता है। और ऐसे में भारत हमेशा पश्चिम एशिया में शांति का समर्थक रहा है। आप अगर इस मानचित्र पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा यमन का क्षेत्र और इसका जो उत्तर का हिस्सा है, यहाँ पर जो हुती विद्रोही हैं वो एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। और अगर इसके हम दक्षिण के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर के अपनी एक काउंसिल बना ली है जिसके माध्यम से वो अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन की उपस्थिति भी इसके कुछ हिस्सों में देखी गई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। यहाँ पर आपको इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा कि अगर यमन में शांति रहती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बाब अल मंदेब की जो स्ट्रेट है, यहाँ से होकर जो जाने वाले जहाज हैं उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। आप सभी को स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान रखना होगा कि यमन के निकट स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के प्रमुख ऊर्जा रास्तों में से एक है। यहाँ से आगे लाल सागर का क्षेत्र है और फिर यहाँ से आगे स्वेज नहर का क्षेत्र है और वहाँ से फिर आगे भूमध्य सागर के क्षेत्र आ जाते हैं। तो दुनिया के प्रमुख समुद्री रास्तों में से एक है और अगर यमन में शांति व्यवस्था बनी रहती है तो निश्चित रूप से यहाँ के समंदर में भी शांति रहेगी और विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो ऊर्जा की पहुंच है वो बनी रहेगी। कच्चे तेल की आपूर्ति में किसी किस्म की बाधा देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा के एक अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। शांत पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यमन की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर चर्चा कीजिए। मैं आशा करता हूं आप इसका उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ। हमारा अगला समाचार है ओपनिंग अप द वैक्सीन मार्केट, द एलिमेंट्स ऑफ अ फ्री मार्केट, कंपटीशन, चॉइस एंड प्राइसेस विल हेल्प एडवांस सोशल वेलफेयर। इस समाचार के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहा है कि हमें लोगों को कोविड-19 महामारी की वैक्सीन को उपलब्ध कराने के संदर्भ में अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए और मुक्त मार्केट, मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को भी यहां पर प्रयोग में लाना चाहिए। इस समाचार का संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड सोशल जस्टिस के साथ में है। आप लोग देख लेंगे इसको और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए अन्य वैक्सीनों को बाजार में आने की अनुमति देनी चाहिए और मुक्त बाजार के तत्व सामाजिक कल्याण में मददगार होंगे। यहाँ पर मुख्य बिंदु है, भारत अब तक लगभग 8 मिलियन लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देने में कामयाब रहा है, जो कि कुल आबादी का 0.6% है। सेरोलॉजिकल सर्वे से यह मालूम चलता है कि भारत में कोविड-19 महामारी के प्रति लगभग 400 मिलियन लोगों में एंटीबॉडीज का विकास हो चुका है। आपको यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सेरोलॉजिकल सर्वे एक प्रकार का यह सर्वे होता है जिससे हमें यह मालूम चलता है कि जो सामान्य लोग हैं उनमें क्या किसी किस्म के वायरस के प्रति संक्रमण हुआ था और उसके विरोध में उनमें एंटीबॉडीज का विकास हुआ था। लेकिन लेखक यहां पर इस बात को भी कहता है कि हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी देश की आबादी के लगभग 60% लोगों में कोविड-19 महामारी के प्रति एंटीबॉडीज का विकास होना चाहिए। अब यहां पर एक शब्द है हमारे लिए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ यह है कि जब किसी देश की अधिकांश आबादी किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है तो उनमें अपने आप उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज का विकास हो जाता है।
यहां पर लेखक ये कहता है कि हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए भारत की कुल आबादी के 60% लोगों में इस महामारी के प्रति एंटीबॉडीज का विकास होना चाहिए। यह बहुत मुख्य बिंदु है, आपको ध्यान देना होगा इसके लिए। अब यहां पर लेखक कुछ आंकड़े भी हमारे साथ साझा करता है। उनके अनुसार भारत की कुल आबादी 1.3 बिलियन है, जिसके अनुसार अगर 60% हम संख्या निकालें तो 780 मिलियन लोग निकलते हैं। तो इन लोगों में एंटीबॉडीज का विकास होना चाहिए, तब ही हर्ड इम्यूनिटी का स्तर आएगा। लेखक ने पहले ही हमें बताया कि 400 मिलियन लोगों में एंटीबॉडीज का विकास हो चुका है। ऐसे में अतिरिक्त 380 मिलियन एंटीबॉडीज का विकास कैसे होगा? इसके अतिरिक्त वैक्सीन के प्रति लोगों में विश्वास की कमी भी देखी जा रही है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, जिसके कारण अधिक समय लग सकता है। लेखक कहता है कि मुक्त बाजार प्रणाली का अगर हम प्रयोग करें तो हम भारत के लोगों में कोविड-19 वैक्सीन के प्रति विश्वास को जगा सकते हैं। लेखक कहता है कि स्पुतनिक 5 जो कि रूस के द्वारा विकसित एक वैक्सीन है और इसके जो परिणाम है वो काफी सकारात्मक है। ऐसे ही हम अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे सकते हैं। वैक्सीन के अन्य विकल्पों को अपनाने से भारत इस महामारी से जल्दी बाहर निकल सकता है। इसके अतिरिक्त वैक्सीन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए प्रमुख सामाजिक हस्तियों को वैक्सीन लेने के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को वैक्सीन के संबंध में पर्याप्त सूचना देकर भी लोगों में विश्वास पैदा किया जा सकता है। हम यहां से आगे बढ़ते हैं और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हैं हमारे सामने, हम उनको भी देखते हैं। इंटर स्टेट बाउंड्री इश्यू क्रिएटिंग बैड ब्लड, इस खबर को पेज नंबर 6 से लिया गया है। प्रीलिम्स के लिए जो है हमारे लिए ये लाभदायक खबर है। ध्यान देने योग्य बिंदु यहां पर क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच में कोरापुट एक जिला है, ये जिला उड़ीसा के अंदर में स्थित है। यहां पर एक ग्राम पंचायत है कोटिया, और कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के मध्य विवाद है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कोटिया ग्राम पंचायत में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए हैं, जिसका उड़ीसा राज्य के द्वारा विरोध किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत के कई अन्य राज्य भी हैं जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ विवाद मौजूद हैं, लेकिन शांति और संयम का इस्तेमाल करके हम किसी भी विवाद को आगे बढ़ाने से बच सकते हैं और न्यायपालिका के द्वारा इन समस्याओं के उचित समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला समाचार है फॉसिल्स ऑफ डेकिन्सोनिया फाउंड एट भीमबेटका। इस समाचार को पेज नंबर 10 से लिया गया है। ये एक प्राचीन जीव है। यहां पर जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका स्थित है। ये क्षेत्र यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्रों में आता है और यहां से दुनिया के सबसे प्राचीन जीवों में से एक का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इस जीव का नाम है डेकिन्सोनिया। यह जीव रीढ़ की हड्डी वाला था और शोधकर्ताओं के अनुसार यह करीब 55 करोड़ साल पुराना है। गोंडवाना रिसर्च नामक पत्रिका में इस खोज को प्रकाशित किया गया था। यहां पर उल्लेखनीय है कि भीमबेटका की गुफाएं अपने प्राचीन शैलकृत स्थापत्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ। पीएम हैंड्स ओवर अर्जुन मार्क 1A टैंक टू आर्मी। क्या है यहां पर? ये जो टैंक है बहुत ही अत्याधुनिक टैंक है। इसके डिजाइनिंग से लेकर निर्माण तक का सारा काम भारत में ही हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई CVRDE ने अर्जुन मार्क 1A का निर्माण किया है। यह टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और यह तेजी से लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है जो धमाके के वक्त भारी झटके को सीमित कर देता है। टैंक में रात हो या दिन, हर वक्त हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक और तेज गति से हमला करने की क्षमता विद्यमान है। यह एक प्रकार का हंटर किलर है। इसका अर्थ है कि अपने लक्ष्य को ढूंढकर यह वार कर सकता है। अर्जुन मार्क 1A टैंक में कुछ विशेष किस्म के सेंसर लगाए गए हैं जिसके वजह से रासायनिक हमले से भी ये अपनी रक्षा कर सकता है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ और इस समाचार का संबंध है बांस के साथ में, ब्रेकिंग द बैम्बो सीलिंग। अब यहां पर क्या है, छोटे छोटे कुछ बिंदु हैं जो कि एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे इनका। केरल में 17वें बांस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बांस को ग्रीन स्टील भी कहा जाता है और इसका प्रयोग करके पर्यावरण मित्र इमारतों और उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। सतत विकास के लिए इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर हम बांस का प्रयोग करके इमारतों का निर्माण करते हैं तो हमें जो अन्य पदार्थ है, स्टील आदि जो है, कंक्रीट वगैरह है, इनका जो प्रयोग है निश्चित रूप से वो घटेगा। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी ध्यान देने योग्य है। भारत सरकार ने बांस की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बांस मिशन को आरंभ किया था और समय के अनुसार इसका पुनर्गठन भी किया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य है भारत में अविकसित बांस उद्योग का कायाकल्प किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय को बढ़ाने में बांस उद्योग का लाभ प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। 6 एलिफेंट्स डाई इन ओडिशा इन 2 वीक्स। क्या है ये समाचार? ओडिशा में एक जिला है कालाहांडी और यहां पर पिछले दिनों में 6 हाथियों की मृत्यु हुई है। यह घटनाएं कर्लापट वन्य जीव अभयारण्य में हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह घटनाएं हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया नामक बीमारी के कारण हुई हैं। यह बीमारी बैक्टीरिया जनित होती है और मुख्य रूप से इस बीमारी को पशुओं में देखा जाता है। यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि यह बीमारी वन्य जीव अभयारण्य के अन्य जीवों में ना फैले। इसके अलावा हमारे सामने एक अगला और समाचार है प्रीलिम्स के हिसाब से। पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट। क्या है समाचार? पाकिस्तान की जो सेना है वो जिदर उल हदीद नाम से थार रेगिस्तान के जो पाकिस्तानी विस्तार वाला क्षेत्र है वहां पर एक सैन्य अभ्यास को करेगी। यहां पर इसका नाम ध्यान देने योग्य है स्टूडेंट्स। इसके अतिरिक्त अमन 2021 के नाम से अरब सागर में हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास किया जा चुका है। ये थे आज के प्रमुख समाचार और जो आलेख थे उनका विश्लेषण। आशा करते हैं कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।